तो सत्ता में रहेगा बीजेपी, अटैक करोगे कांग्रेस को, तो इसके किसका फायदा कर रहे हो पहले समझो। सीधा और सीधा आरएसएस और बीजेपी को फायदा ऐसे लोग पहुंचा रहे हैं। 10 बरस के लिए रिजर्वेशन था पॉलिटिकल, आपको पता है, डू यू नो दैट, ओनली फॉर 10 years। यही पंजाब में आके बोल रहे हैं कि 2 इलेक्शन के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन नौकरी में नहीं था, ये विधानसभाओं में था। 10 बरस के लिए था रिजर्वेशन, लेकिन उसी कांग्रेस रिजीम में ही एक्सटेंड होते रहा कि नहीं होते रहा। पहले आप देखिए उठाकर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था कि नहीं निकलता था। SC ST एग्जाम्प्टेड था, कोई भी फीस भरने से आज कहीं भी आप फॉर्म भरो, 200-300 रुपए 500 रुपए हर फॉर्म के लगते हैं। तो 32 की कहानी खाली सुना रहे हो और रटा रटा तोते की तरह बोल रहे हो, उसके आगे नहीं इतिहास। यूनिवर्सिटी में 10 साल में सिलेबस बदल जाता है और 90 साल में तुम्हारा सिलेबस ही नहीं बदला, तो पुराने सिलेबस में बैठे हुए तो शासक कैसे बनोगे भाई। यहां तो रोज टेक्नोलॉजी बदल रहा है। बड़े बड़े संगठन हैं, एक लाइन याद रखते हैं आप कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो एक बात दूसरा लाइन क्यों भूल जाते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को जिंदा भी किया है। कौन किया है? तो आप ये बताओ, इतने साल से ये बात रट रहे हो, आज आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए, इतने हमारे पास देने के लिए कौन सा? यही मिडिल क्लास लोग हैं जो नौकरी पेशा वर्ग है, यही नौकरी पेशा वर्ग है ना, उसके पैसे तो किसी के पास है नहीं। तो बड़े बड़े संगठन में करोड़ों आपने चंदा दिए ना, नाम नहीं ले रहा किसी का, बड़े बड़े संगठन है, दिन भर भाषण चलता है। तो एक बार सवाल पलट के पूछोगे ना उससे कि इस पैसे का किए क्या आखिर। कोई स्कूल खोले, कोई कॉलेज खोले, कोई यूनिवर्सिटी खोले, कोई बच्चा स्कॉलरशिप दिए, अरे 10-50 को भेजो, 50 में से 40 बेईमान भी निकल गया। अरे 10 भी ढंग का आएगा तो 10 ही लोग मिशन चलाता है, पूरा समाज मिशन नहीं चलाता है। कैसेट 1932 में अटक गया है, पूना पैक्ट से आगे कैसेट बढ़ ही नहीं रहा है। अरे 1932 को हुए 90 साल हो गए, 90 साल में बहुत दुनिया बदल चुकी है। और 1932 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर 1948 में क्या कर रहे हैं ये नहीं पता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो सिख भी मांग रहे थे ना, उनको भी नहीं मिला, तो किसी को नहीं मिला। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लखनऊ में बोल रहे थे 1948 में कि हमको सब कुछ नहीं मिला तो बहुत कुछ मिला। आज जो लोग, देखिए हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत होती है। 1932 में जो बात सही थी वो बात आज सही नहीं हो सकती है। राजनीति बहुत गंभीर काम है, ये बच्चों का खेल नहीं। 100% शुद्धतावादी, तो आप घर में रहिए, राजनीति करना और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस करना छोड़ दीजिए। हमारे पास इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है ही नहीं, तो हम अभी राजनीति करके क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, हमारा समाज बीच बीच में उठता है, फिर सो जाता है, कभी कभी झपकी लेता है। तो अभी हमारा समाज अभी जो है ना, बीच बीच में अभी रेस्ट ले रहा है। उसको एहसास कराना पड़ता है बार बार, कभी डॉक्टर अंबेडकर कराए, कभी कांशीराम कराए, अभी बहुत दिन से रेस्ट ले रहा है। और इसका टेस्टिंग मैं करता हूं, मैं सोशल साइंटिस्ट हूं, तो मुझे पता है कि बाबा साहब पढ़ा नहीं जा रहा है, बाबा साहब भजा जा रहा है। भज ज्यादा रहे, समझ कम रहे। तो जब पढ़ा के दे रहा हूं तो 3 साल में 2,30,000 लोग सिर्फ जुड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 साल में 2,30,000 लोग उसमें आए हैं। तो जब फ्री का दे रहा हूं कि पढ़ने की जरूरत नहीं, सुन लो, पेज नंबर के साथ बता रहा हूं, वो भी 50 लाख लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे हम सीरियस पॉलिटिक्स कर सकते हैं? तभी लोग, अभी 10 लाख लोग अभी नहीं आए, तो इसलिए समाज अभी रेस्ट ले रहा है। तो अभी पॉलिटिक्स करने की नहीं, समाज को जागृत करने की जरूरत है। किसी की हिम्मत है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर,
कि आरएसएस के लाइन से आगे हट के काम कर दे? किसी मिनिस्टर की हिम्मत है काम कर दे? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर्स आरएसएस के नर्सरी में सरस्वती शिशु मंदिर में पैदा होते हैं। उसको नर्चर करके उसको धीरे धीरे उसको फिट किया जाता है। वो पॉलिटिकल आउटफिट है बीजेपी। बोर्ड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, पावर ऑफ सोशल यूनिटी के तमाम मेंबर्स, अध्यक्ष एफसी जलसल साहब, मोहित बालिया साहब जनरल सेक्रेटरी और काजल साहब, सभा में इस प्रोग्राम में जितने दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग, हमउम्र, माताएं, बहनें, बच्चे, सब, आप सबको जय भीम। और बाबा साहब को नमन पेश करते हुए, आदरांजलि देते हुए कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है आधा घंटा पर्याप्त रहेगा। नहीं, मास्टर हूँ पेशे से, तो 1 घंटे बोलने की आदत है, लेकिन आधा घंटा काफ़ी है। तो आज जसल साहब, नहीं पहली बार नहीं, कई बार और जगह आ चुका हूँ, पटियाला पहली बार आया हूँ। तो जसल साहब मेरे एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट की चर्चा कर रहे थे कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था और आप लोगों ने इतना मोहब्बत दिया, वो सरकार एक दिन में ही छोड़ना पड़ा। तो इन्होंने पूछा, राजनीति, बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे थे, तो वही सवाल जसल साहब का भी था। हमारे लोग को हुक्मरान बनने की हड़बड़ी बहुत ज़्यादा है, मैं अभी हड़बड़ी में नहीं हूँ। तो ये सवाल उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि ऐसा है, अभी 10-15 साल अभी तैयारी करने दीजिए। वैसे भी भारत में जब तक बाल सफ़ेद नहीं होता है, लोग सीरियसली लेता नहीं। मैंने कहा कैसे मैं, राजनीति, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, SC/ST कर्मचारी यूनियन है, बाम सेफ कई ग्रुप में है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैं भी एक बना लूं तो लोग समझेंगे कि यही करने के लिए ये पूरा हंगामा मचाए हुए 30 साल से। अभी फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है MLA MP मिनिस्टर बनने की। आप लोग जितना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं यही काफ़ी है, उससे कम नहीं है, किसी मंत्रालय से ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि अभी क्यों करूं? अभी हमारे पास, हमारे समाज में मुझे तो नहीं मिला कि 10-20 हज़ार करोड़ का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। पंजाब में हो सकता है हो, हमारे इधर तो नहीं दिख रहा है कि 10-20 ऐसे हों जिनके इंडस्ट्री हो, कुछ अडानी अंबानी टाइप से लोग हों, 200-400 करोड़ रुपया इसी हम लोग को दे दे खर्च करने के लिए। तो ऐसे दिख नहीं रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं दिख रहा है, हिस्टोरियन नहीं दिख रहा है, जर्नलिस्ट नहीं दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं दिख रहा है, सोशियोलॉजिस्ट नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है ही नहीं, तो हम अभी राजनीति करके क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, हमारा समाज बीच बीच में उठता है, फिर सो जाता है, कभी कभी झपकी लेता है। तो अभी हमारा समाज अभी जो है ना, बीच बीच में अभी रेस्ट ले रहा है। उसको एहसास कराना पड़ता है बार बार। कभी डॉक्टर अंबेडकर कराए, कभी कांशीराम कराए, अभी बहुत दिन से रेस्ट ले रहा है। और इसका टेस्टिंग मैं करता हूं, मैं सोशल साइंटिस्ट हूं।
कि समाज के टेस्टिंग थर्मामीटर लगाते हैं। मैंने कहा कि जब बगैर कुछ मांगे हुए, मैंने मांगा नहीं अभी, बगैर कुछ मांगे हुए मैं दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सब लोग के घर में अंबेडकर की किताबें हैं, पढ़ते कोई नहीं है। पढ़ते हैं सब लोग? कम लोग पढ़ते हैं ना, अपने लिए पढ़ते हैं। तो किताबें तो खरीद के रख लेते, पढ़ते नहीं हैं। तो अपना मोबाइल खरीद के, अपना खर्चा करके अंबेडकर साहब की राइटिंग्स पढ़ पढ़ के समझ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब ने क्या कहा था और किस संदर्भ में कहा था। तो 3 साल से कई लाख रुपए जेब से खर्च कर लिए और एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटे लगते हैं। रोज 8-10 घंटे काम करता हूं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं ना कि मैं भारत भर घूमता रहता हूं। तो मुझे पता है कि बाबा साहब पढ़ा नहीं जा रहा है, बाबा साहब भजा जा रहा है। भज ज्यादा रहे, समझ कम रहे। तो जब पढ़ा के दे रहा हूं तो 3 साल में 2,30,000 लोग सिर्फ जुड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 साल में 2,30,000 लोग उसमें आए हैं। तो जब फ्री का दे रहा हूं कि पढ़ने की जरूरत नहीं, सुन लो, पेज नंबर के साथ बता रहा हूं, वो भी 50 लाख लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे हम सीरियस पॉलिटिक्स कर सकते हैं? ये सवाल सही है। बाबा साहब ने पहला काम क्या किया था? मूक नायक खोला था, पत्रिका मूक नायक। क्यों? अकेले बोल बोल के कहां तक पहुंचा पाते हैं? भाषण दे के कहां तक पहुंच पाते? तो मूक नायक निकालते थे पहला। उसके बाद कई पत्रिकाएं और निकली, कई मैगजीन्स निकले और। तो इसलिए निकालते थे कि लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। आज डिजिटल दुनिया है, भागम भाग है। कुछ नहीं तो यूट्यूब में, मोबाइल में सुन लेंगे। तो वही काम मैं आसान कर रहा हूं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तभी लोग, अभी 10 लाख लोग अभी नहीं आए। तो इसलिए समाज अभी रेस्ट ले रहा है। तो अभी पॉलिटिक्स करने की नहीं, समाज को जागृत करने की जरूरत है। जैसे कि जसल साहब कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, जागृत करने की जरूरत है। इसलिए ये काम ज्यादा जरूरी है। नेता तो बहुत सारे हैं देश में, एमएलए एमपी तो बहुत है, मिनिस्टर तो बहुत है, कहीं नाम भी याद रहता है। ये पंजाब में बहुत होंगे, जानते भी नहीं होंगे लोग एक जिले से दूसरे जिले में। तो इसलिए थोड़ा सा लंबी तैयारी की जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 दशक तैयारी की थी, तब वो आए थे। पूरी तैयारी का मतलब इंटेलेक्चुअल तैयारी, बौद्धिक तैयारी, इंटेलेक्चुअल की। अब जाकर देखिए अंबेडकरनामा पे मैंने कितने वीडियोस डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग स्पीचेस पे, आई थिंक मोर देन 700 वीडियोस आई हैव मेड। 700 से ज्यादा वीडियोस बनाए, हजारों पन्ने पढ़ डाले, इसलिए कि लोग बात समझें। बहरहाल चलते हैं आगे, बात करते हैं कि सबसे पहले आज तो मैं बहुत खुश हूं आपके यहाँ इस प्रोग्राम में आके। और इसका जहां हम बैठे हैं जिस बिल्डिंग में, मैं समझता हूं 3 स्टार लेवल का ये बन रहा है। 3 स्टार। मैं घूमा है, छत पे भी जाकर देखा है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, शायद आप लोग को पता न हो, शायद मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे पता है। इसलिए पता है कि डॉक्टर अंबेडकर के जमाने से पहले के समय जाओ और इतिहास उठाकर देखो, हमारे लोगों के पास कहीं बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं था। यही जालंधर में जो भाषण उन्होंने दिया है उसमें कोट करके मैं बताऊंगा क्या बोला था उन्होंने जालंधर में। डॉक्टर अंबेडकर ने 14-15 साल तक चंदा इकट्ठा किया, उसको बोलते थे इमारत फंड। इमारत फंड 8 आने 1 रुपए, हमारे लोगों के पास उससे उतने बहुत है। 1-1 रुपए इकट्ठा करके करीब, मुझे लगता है आप YouTube में जाके देखें, इमारत फंड टाइप करेंगे तो उसमें सारे वीडियोस आ जाएंगे।
जहां भी जाते थे वो, अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में भी जाते थे तो बोलते थे कि इमारत फंड में पैसा दे दो। 2.25 लाख रुपए का खर्च था। 75,000 अछूत भाइयों ने, अस्पृश्यों ने इकट्ठा किए और 1 लाख रुपया डॉक्टर अंबेडकर के दोस्तों ने दिए। 14-15 बरस लगे और पूरा देखिएगा उसको क्या कह रहे हैं कि हमारे लोग बैठने के लिए जगह नहीं है, बातचीत कहाँ करेंगे, डिबेट कहाँ करेंगे, डिस्कशन कहाँ करेंगे, कोई शिकायत लेकर जाना होगा तो किसके पास जाएंगे। 1.5 दशक 15 साल से ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर एक इमारत बनाने के लिए मुंबई में। इसलिए आप सबको और खास तौर से पटियाला की जनता, आपके एसोसिएशन, आपके ऑफिस बेरर और तमाम लोगों को ये बधाई देता हूं कि जो मैंने पढ़ा, समझा, देखा, आधा भारत घूम चुका हूं मैं इसी सिलसिले में। और जितना शानदार आपने इमारत बनाया है बच्चों के रहने के लिए, हॉस्टल, यहाँ हॉल है जिसमें मैं भाषण दे रहा हूँ, डाइनिंग स्पेस वेस्टर्न स्टाइल पूरा रूम है, पूरा बाथरूम वेस्टर्न स्टाइल है और जितने बेड हैं सब एक नंबर क्वालिटी के हैं। तो इसलिए एकदम काबिले तारीफ है। और भारत में जितना जगह गया ऐसा कहीं नहीं मैंने देखा किसी भी एसोसिएशन ने, अगर मुझे सुनते होंगे जो साथी, बार बार मैं एक बात उठा रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से ही कि संस्थानों का, इंस्टीट्यूशन का निर्माण करो, इंस्टीट्यूशंस बनाओ। नेता इलेक्शन में पैदा थोड़ी होता है, इलेक्शन में तो फसल काटा जाता है। जैसे अभी फसल का टाइम है, फसल जब पकता है तो काटते हैं फसल, इलेक्शन में तो फसल काटा जाता है। नेता पैदा चुनाव में नहीं होता है, इलेक्शन में नहीं होता है, नेता पैदा इंस्टीट्यूशन में होता है। आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एग्जाम्पल देके कहता हूं, इतिहास का छात्र हूं, हवा में बात नहीं करता कभी भी। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। देश कौन चला रहा है? किसी की हिम्मत है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कि आरएसएस के लाइन से आगे हट के काम कर दे? किसी मिनिस्टर की हिम्मत है काम कर दे? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर्स आरएसएस के नर्सरी में सरस्वती शिशु मंदिर में पैदा होते हैं। उसको नर्चर करके उसको धीरे धीरे उसको फिट किया जाता है। वो पॉलिटिकल आउटफिट है बीजेपी। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, इतना आप सब शानदार बना ही दिए हैं, अब तो मैं जब पटियाला आऊंगा तो यहीं रुकना पड़ेगा मुझे, और न आप नहीं भी रहेंगे तब भी जबरदस्ती रुक ही जाऊंगा। कितना शानदार आपने भवन बना ही दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक छोटा सा स्कूल चलाओ नर्सरी से, और अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा उसकी मुक्ति संभव नहीं है। सीधी बात, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा उसकी मुक्ति संभव नहीं है। 20 बच्चे 25 बच्चे का एक बैच शुरू कीजिए, इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ाइए। अंग्रेजी पढ़ेगा उसको इतिहास पढ़वाइए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, और 20 साल तैयारी कीजिए। 20 साल बाद हर साल एक एक फसल अब निकलना शुरू होगा। पंजाब के लोग के पास पैसे वैसे हैं, यहाँ पे समृद्ध हैं, है ना? क्या जसव साहब, हम लोग को तो एक कैमरा खरीदने के लिए 1 साल तैयारी करना पड़ता है। तो 20 बरस आप कीजिए, 20 साल के बाद फसल निकलना शुरू हो जाएगा। और जब तक आपके पास, आप भारत में बताएं, आपके पास एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया, सीए सुना है, जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक आप कोई राजनीति कर लो, चुनाव हो सकता है कि आज जीत जाओ, शासक समाज नहीं बन पाओगे। आप ही लोग पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जो इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है, कहीं लिखा भी होगा, लेकिन इतिहासकार नहीं बना रहे। कहां हिस्टोरियन है? कहीं दिखा है हिस्टोरियन? ये लड़ाई तो पूरी इतिहास की लड़ाई है ना। सरकार बदलती है, सबसे पहला काम क्या करती है?
सबसे पहला काम करती है इतिहास का सिलेबस चेंज करती है, हिस्ट्री का सिलेबस चेंज करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसी में पावर गेम है। अभी सावरकर साहब को भारत रत्न देने की तैयारी चल रही थी, आपको याद होगा। अब वीडियो में देखेंगे तो मैंने एक कागज निकाल लाया ढूंढ के 1962, जिसमें सावरकर जो है CIA से पैसा लेते थे। मैंने दिखा दी टेलीविजन में। अब पूरा डिबेट ही बंद हो गया, उसमें चर्चा नहीं हो रही। तो हिस्ट्री बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, सत्ता का खेल है। 20 साल बनाए, बढ़िया लॉयर, बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट, हिस्टोरियन। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब को पढ़ के ही मैंने समझा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं चुनाव लड़ चुका हूं। आई एम नॉट अपॉलिटिकल, आई एम ए पॉलिटिकल मैन। मेरी एक राजनीतिक समझ है, मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर चुका हूं, मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं, सब कर चुका हूं। उसके बाद मुझे रास्ता लगा कि नहीं, ये रास्ता अभी ठीक नहीं है, गो बैक टू द बेसिक्स, जाकर रिसर्च करिए, पढ़िए पहले। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने ही मुझे सिखाया है कि इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट। आप नोट कर लो, मैं गिनवा देता हूं। डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये सब तो उनके जीवन काल में ही, अपने लाइफ में ही ये तो पेड़ बन चुका था। सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, जनता, मूकनायक, बहिष्कृत भारत, अखबार, इंस्टीट्यूशन। वो अंबेडकरनामा वही इंस्टीट्यूशन है कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, पढ़ नहीं सकते हो कम से कम सुन लो, उन्हीं बात, वही किताब में लिखा हुआ। तो इंस्टीट्यूशन इतने सारे बनाए। 19 बच्चे, शायद 19 या 16, लॉर्ड लिनलिथगो जब यहाँ के वायसराय थे, लंदन भेजे थे पढ़ने के लिए। वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर उनके बारे में कि जैसे बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन, तो कुछ अधपका रह जाता है, कुछ टेढ़ा हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। बोले वैसे ही कुछ लोग थे, उसमें कुछ अधपके रह गए, कुछ टेढ़े रह गए। वो लंदन क्यों भेजे थे 19 को पढ़ने के लिए? कि वहां से पढ़ के आया तो एक अंबेडकर नहीं, हमें 19 अंबेडकर चाहिए। बाबा साहब हिस्टोरियन थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे, सब कुछ थे अकेले। अब इतना समाज मिल के भी एक ना बना पा रहे हैं। तो जब तक ये तैयारी नहीं, आने वाली पीढ़ी की तैयारी हम नहीं करेंगे, तब तक कोई समाज जो है शासक समाज जमात नहीं बन सकता है। आपको मैं बताऊं, अंबेडकरनामा ये यूट्यूब चैनल है, उससे पिछले 1 साल में 3 बच्चे को फंडिंग हो चुकी है। एक लंदन में LLM कर लिया है, एक जर्मनी में है, एक बच्ची कलकत्ता में निफ्ट कर रही है। एक को 25 लाख, एक को 16 लाख, एक को 5.5 लाख। यही अंबेडकर लोगों से मांग के देता हूं, भाई दे दो, बच्चा लोग जा रहा है पढ़ने, तो लोग दे देते हैं। इसी मंच का इस्तेमाल करके 3 बच्चे हमने पढ़ाए 1 साल में। बड़े बड़े संगठन हैं भारत में, वो दिन भर इमोशनल भाषण देता है। लोग इमोशनल भाषण होता है। अभी आऊंगा उस पर मैं बात करूंगा। किसी को विदेश भेज रहा है, किसी को कहां भेज रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है इस ग्लोबल वर्ल्ड में। तो पता लगा जस्सल साहब का बेटा भी इंडिया वापस आना पड़ेगा। यही हाल हो जाए, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये सब एक भावनात्मक इमोशनल अपील है, ये भेज देंगे, वो अपने रहने का घर का ठीक ही नहीं है, किसको कहां भेज पाएंगे। बड़े बड़े संगठन हैं। एक लाइन याद रखते हैं आप कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो एक बात, दूसरा लाइन क्यों भूल जाते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को जिंदा भी किया है। कौन किया है? तो आप ये बताओ, इतने साल से ये बात रट रहे हो, आज आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए, इतने हमारे पास देने के लिए कौन सा? यही मिडिल क्लास लोग हैं जो नौकरी पेशा वर्ग है, यही नौकरी पेशा वर्ग है ना, उसके पैसे तो किसी के पास है नहीं। तो बड़े बड़े संगठन में करोड़ों आपने चंदा दिए ना, नाम नहीं ले रहा किसी का, बड़े बड़े संगठन है, दिन भर भाषण चलता है।
तो एक बार सवाल पलट के पूछोगे ना उससे कि इस पैसे का किए क्या आखिर। कोई स्कूल खोले, कोई कॉलेज खोले, कोई यूनिवर्सिटी खोले, कोई बच्चा स्कॉलरशिप दिए, अरे 10-50 को भेजो, 50 में से 40 बेईमान भी निकल गया। अरे 10 भी ढंग का आएगा तो 10 ही लोग मिशन चलाता है, पूरा समाज मिशन नहीं चलाता है, पूरा समाज नहीं चलाता है। आप फसल भी उगाते हो तो कुछ खराब होता है, कुछ अच्छा होता है। तो कुछ तैयार किए, उनसे सवाल पूछोगे ना कि कैसेट अटक गया 1932 में, कैसेट 1932 में अटक गया है, पूना पैक्ट से आगे कैसेट बढ़ ही नहीं रहा है। अरे 1932 को हुए 90 साल हो गए, 90 साल में बहुत दुनिया बदल चुकी है। और 1932 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर 1948 में क्या कर रहे हैं ये नहीं पता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो सिख भी मांग रहे थे ना, उनको भी नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लखनऊ में बोल रहे थे 1948 में कि हमको सब कुछ नहीं मिला तो बहुत कुछ मिला। आज जो लोग, देखिए हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत होती है। 1932 में जो बात सही थी वो बात आज सही नहीं हो सकती है। अंबेडकर के जमाने में आरएसएस, जनसंघ और हिंदू महासभा इतना मजबूत था। बाबा साहब का ही लाइन है ना कि जो अपने शत्रु को नहीं पहचानता, अपने एनिमीज को जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है वो शिक्षित नहीं है। तो 1932 और 40 का कहानियां अभी सुनाओगे तो अभी शत्रु कौन है पहले ये बताओ। बहुत सारे देख मैं सुनता हूं 1-1 घंटे का भाषण। क्या आपने इतिहास को ठीक से पढ़ा है कि अंबेडकर ने जितना अटैक किया है कांग्रेस पर और गांधी पर, उतना आज के जो घूमते रहते हैं भाषणबाज लोग उतना नहीं किए होंगे। मैं लेकर आया हूं पटियाला में क्या बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने, ये पटियाला का भाषण है उनका। आज के जो छुटभइये बहुत लोग जो अटैक करते हैं सिर्फ बगैर समझे हुए संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को, अंबेडकर के से ज्यादा इस भारत में, दुनिया के इतिहास में किसी भी आदमी ने कांग्रेस और गांधी को उतना अटैक नहीं किया होगा जितना डॉक्टर अंबेडकर ने किया। अंग्रेजों को भी खूब अटैक किया। क्या करते थे? हम एक आपको हाइपोथेटिकल सवाल छोड़ देते हैं। सारे देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जोड़ दो, दोनों सारे इकट्ठे हो जाइए, आप एक भी सीट जितवा पाओगे कहीं? यू टेल मी। है राजनीति बहुत गंभीर काम है, ये बच्चों का खेल नहीं। 100% शुद्धतावादी तो आप घर में रहिए, राजनीति करना और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस करना छोड़ दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों पर दबाव डालते थे, डिस्काउंट लेते थे। किसके लिए? अपने लिए कि समाज के लिए? अपने लिए कि समाज के लिए? समाज के लिए। आजकल नेता लोग अपने लिए डिस्काउंट लेता है। कांग्रेस में प्रेशर बिल्डअप करते थे और डिस्काउंट लिए, रिजर्वेशन तमाम ये सब उसी समय हुआ ना। इतनी लड़ाई थी, अभी पटियाला के भाषण में है और जालंधर में उन्होंने स्टूडेंट पार्लियामेंट भी एड्रेस किया था और लुधियाना में भी मैं जहां जिस शहर में जाता हूं, मेरी एक आदत है कि मैं अंबेडकर साहब की राइटिंग में देखता कुछ शहर में डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल रहे थे। तो चलिए जरा उसको री इन्वेंट किया जाए, उसको समझा जाए, उसको रिफ्रेश किया जाए। तो मैं ढूंढ रहा था कि पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर का चुनावी दौरा था और क्या रिश्ता है। तो मैंने देखा, कहीं पढ़ा मैंने, यहां जो 1937 में सिकंदर हयात, क्या नाम था उनका, जो प्रीमियर बने थे, उस समय जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे वो थे गोपाल सिंह खालसा। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं। गोपाल सिंह खालसा, उनके सन अभी हैं, पहले आम आदमी पार्टी में एमपी थे, हरिंदर सिंह खालसा।
ठीक है। तो वो डॉक्टर अंबेडकर के कमांडेंट थे, समता सैनिक दल के, पंजाब के वो प्रेसिडेंट थे, ठीक। तो मैंने तलाशने की कोशिश की, मुझे उसमें भाषण मिला इनका पटियाला का। ये पटियाला में आए थे 29 अक्टूबर 1951 इलेक्शन कैंपेन में आए थे। उस समय पटियाला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर सब जगह उनका भाषण हुआ था। और उसी भाषण में देखिए कांग्रेस को कितना अटैक कर रहे थे। आज बहुत लोग आधा भाषण पढ़ते हैं। आज आपके सामने सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु कौन है? हु इज योर पॉलिटिकल एनिमी? कौन रिजर्वेशन खत्म कर रहा है? कौन निजीकरण कर रहा है? कौन प्राइवेटाइजेशन कर रहा है? कौन आपके ऊपर इतनी हत्याएं हो रही है, मारपीट लग रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है? कौन है वो? अभी कांग्रेस सत्ता में है? कौन है सत्ता में? तो सत्ता में रहेगा बीजेपी, अटैक करोगे कांग्रेस को, तो इसके किसका फायदा कर रहे हो पहले समझो। सीधा और सीधा आरएसएस और बीजेपी को फायदा ऐसे लोग पहुंचा रहे हैं। 10 बरस के लिए रिजर्वेशन था पॉलिटिकल, आपको पता है? डू यू नो दैट? ओनली फॉर 10 years। यही पंजाब में आके बोल रहे हैं कि 2 इलेक्शन के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन नौकरी में नहीं था, ये विधानसभाओं में था। 10 बरस के लिए था रिजर्वेशन, लेकिन उसी कांग्रेस रिजीम में ये एक्सटेंड होते रहा कि नहीं होते रहा? पहले आप देखिए उठाकर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था कि नहीं निकलता था? SC ST एग्जम्प्टेड था, कोई भी फीस भरने से। आज कहीं भी आप फॉर्म भरो, 200-300 रुपए, 500 रुपए हर फॉर्म के लगते हैं। तो 32 की कहानी खाली सुना रहे हो और रटा रटा तोते की तरह बोल रहे हो, उसके आगे नहीं इतिहास। यूनिवर्सिटी में 10 साल में सिलेबस बदल जाता है और 90 साल में तुम्हारा सिलेबस ही नहीं बदला, तो पुराने सिलेबस में बैठे हुए तो शासक कैसे बनोगे भाई? यहाँ तो रोज टेक्नोलॉजी बदल रहा है। मैनेजमेंट वाले कौन साहब थे इधर? वो थे मैनेजमेंट वाले, चले गए। रोज टेक्नोलॉजी बदल रहा है। अभी संविधान खतरे में है, ये नहीं दिख रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था ना कि मेरे और गांधी में सैद्धांतिक मतभेद है, थ्योरेटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन किसी सिद्धांत विहीन, प्रिंसिपल लेस अछूत के साथ बैठने से बेहतर होगा मैं गांधी के साथ बैठूंगा, क्योंकि उनसे मेरे थ्योरेटिकल डिफरेंसेस हैं। आप तो चवन्नी अठन्नी के लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं और चवन्नी अठन्नी के लिए इधर से उधर बिक जाते हैं। मैं वैसे लोगों से सावधान भी करने आया। भाई आप जिसको पूरा समय में असेसमेंट कर रहा था, एक मिनिस्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, हमने कहा कि पूरा एक मिडिल क्लास तैयार हुआ 70 साल में, और सब जाके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इतने साल में हम लोग एक बढ़िया अंग्रेजी स्कूल खोले रहते 200 बच्चों का, तो सोचिए हम कितना स्कॉलर पैदा किए रहते। अभी तो हमारे लोग, सारे लोग रिजर्वेशन की वजह से सरकारी नौकरी में जाते हैं, 25 साल में नौकरी में सेट होते हैं, और 60 साल तक रिटायरमेंट तक उनको प्रोटोकॉल में नहीं बोलना होता है। तो सारे ब्राइट लोग जब सरकारी नौकरी में जाके चुप्पी साध लेंगे, तो बोलने वाला लोग कहां से आएगा? सवाल उठाने वाले लोग कहां से आएंगे? इसलिए मैं बार बार ये भी कह रहा हूं कि अब अपने बच्चों को, जो 1-2 जनरेशन हो गया ना, बंद कीजिए। वैसे भी रिजर्वेशन खत्म हो गया, ऐसे कोई मायने नहीं। बीजेपी सरकार बहुत ही तबियत से इसको सिस्टमैटिकली खत्म कर रही है। मेरे लिए अभी एनिमी नंबर 1 ये है। पूरा हमने कहा पूरा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मिल जाते, एक लोकसभा न जितवा पाएंगे। डाउट है, एकाध कहीं जीत ले ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में, तो 2-4 जीत ले, सरकार कैसे बनेगी? तो सरकार बनती है समझौतों से होती है, बगैर समझौते के राजनीति नहीं होती। अभी जितने एक्टिविस्ट सब गिरफ्तार हो रहे हैं, तो जो सवाल दलित उठा रहा है उसको बोलेंगे अर्बन नक्सल। अगर मुसलमान कोई बोल दिया तो बोला पाकिस्तानी है। और ट्राइबल कोई क्वेश्चन खड़ा कर दे तो बोलेगा ये क्या है, ये
नक्सल, तो सारा सर्टिफिकेट यही देंगे। और अंग्रेजों के समय गुलामी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे यही लोग। उसके बारे में हमारे बहुत सारे नेता नहीं बोलते हैं आजकल, बड़े बड़े संगठन वाले नेता। सिर्फ गांधी और अंबेडकर, गांधी, उसके आगे भी तो बढ़ो, क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है ये बताओ। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और जब एटीएम से पैसा निकलता है तो पर्ची भी आता है, चेक करते हैं बैलेंस कितना है, नहीं तो जिसको पैसा देते हैं उससे सवाल भी पूछिए कि व्हाट इज द आउटपुट। खाली जाके चार गाड़ी में बैठ के आप भाषण दे देने से कैडर कम नहीं होता है। आजकल जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। लाखों लाख लोग रोज सुन रहे हैं। तो साथियों, कुछ महत्वपूर्ण यही सब बात साथ कहना था, लेकिन मुझे लगता है आधा घंटा होने को है, आप लोगों को भूख भी लगी होगी। तो पटियाला में जब आए थे तो उसमें से कुछ बातें मैं आपको सुना दूं कम से कम। कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद किस बात का कैसे मुकाबला करना है, यही मैं यहां बताने आया हूं कि जब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो कैसे पंगा करना है। कह रहे हैं कि जो अछूतों पर जो अत्याचार हो रहा है और जो अछूतों में जो महत्वाकांक्षाएं, डिजायर जो डेवलप हो रहा है, उसको अगर खत्म करने के लिए, अत्याचार बंद करने के लिए, और जो डिजायर है पॉलिटिकल डिजायर, उसमें अगर कांग्रेस रोड़ा बनेगी तो मुझे कोई और रास्ता अख्तियार करना होगा। समय रहते कांग्रेस को अपनी नीति बदलनी होगी। अब तो बदलते बदलते अब तो सरकार ही चली गई। चुनावी दौर है, चुनावी दौर में पंजाब में आए थे और कहते हैं कि चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और खास तौर से हम लोगों के लिए, क्योंकि यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है? दो चीज होना चाहिए, धन होना चाहिए, धन है हमारे पास, संख्या होनी चाहिए, वो भी नहीं है, शक्ति होनी चाहिए, वो भी नहीं है, तो क्या है हमारे पास? उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से, इतना स्ट्रगल कर कर मैंने कुछ राजनीतिक अधिकार हासिल किए हैं, और वो भी 10 वर्षों के लिए। ये कम से कम अपने अच्छे प्रतिनिधि, अपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनोगे, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, तो आपके कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। पंजाब में यह बात कह रहे थे घूम घूम कर, और पंजाब इसलिए आए थे, मैं समझ सकता हूं कि यहां शेड्यूल कास्ट की संख्या सबसे ज्यादा है। पता नहीं बाबा साहब भी फेल हो गए, कांशीराम जी भी फेल हो गए, क्या बात है पता नहीं, वो जाके यूपी में पास कर गए। तो इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। लगातार जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग है जो अभी हाथी सिंबल है, आप देखते होंगे बीएसपी का सिंबल है, वो सिंबल बेसिकली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का था, बाबा साहब की पार्टी का वो था, और उन्होंने जानबूझ के हाथी सिंबल लिया था। इसी भाषण में कह रहे हैं कि हमारे लोग पता नहीं, छोटा अगर सिंबल रहेगा तो पता नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हाथी दूर से ही दिखाई देगा, इसलिए उन्होंने हाथी लिया था, हाथी से समझ जाएगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नेशनल पार्टी थी उस समय, ये सवाल समीक्षा करने का भी है। नेशनल पार्टी थी, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है, आरपीआई। और एक बात और बताओ, 1944 में पूना में उन्होंने अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट खोला था, और 1956 में ही उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग कॉलेज भी खोला था।
नेता कैसा होना चाहिए? बिना डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े हुए 2 घंटा भाषण बहुत बेकार होता है। भाषण तो आधा ही घंटा में सब काम की बातें हो जाती। उनका कहना था कि राजनीति गंभीर काम है और इसको करने के लिए आपको इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, इसका पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हाउस में जाएंगे तो हाउस में तो आपको विधेयक पेश करना होगा, बिल पेश करना होगा, बजट पर डिस्कशन करना होगा, सवाल करना होगा। तो जब नॉलेज नहीं होगा इतिहास के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और जो हाल उस समय आज भी वही हाल है बाबा साहब के जमाने में। वो कह रहे हैं कि 30 मेंबर बैठा हुआ है अंदर संसद में, चाहे माइग्रेशन का सवाल हो, पाकिस्तान से जो अछूत लोग का माइग्रेशन था उसका सवाल हो, चाहे यहां पे जो हमले हो रहे थे पंजाब के बारे में कह रहे हैं, जाके कितने दिन वहां पे राजघाट पे लोगों ने धरने लगाए थे, कोई सुनने वाला नहीं था। ये लोग, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, संसद में जाके नहीं बोल रहे थे उस समय भी, आज भी नहीं बोल रहे, आज भी हम ही लोग बोल रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हम आप सब। और इंटरेस्टिंग है, ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में, मैं तो ये चाहता था कि जब तक अनटचेबिलिटी है, जब तक अनटचेबिलिटी है तब तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहे। तो सरदार पटेल ने उनका विरोध किया था, और चूंकि सरदार पटेल बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने विरोध किया तो उनके पार्टी के लोगों ने भी किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कह रहे हैं कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर थे उधर, उन्होंने भी इसका विरोध किया। हमारे लोगों का तो ये हाल है पॉलिटिकल कॉन्शसनेस का, मतलब कुल्हाड़ी लेके अपने ही पांव को काट रहे हैं। दोस्तों, मैं तो आश्वस्त हूं, डॉक्टर अंबेडकर अभी होते तो मुझे लगता है बहुत सारे बहुत छुट भैया नेता घूम रहे हैं देश में, अंबेडकर की भी नहीं मानते। ठीक है, अभी नहीं मानते। पॉलिटिकल रिजर्वेशन कोई खत्म नहीं करेगा, उल्टा हो गया है, समझिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अब कोई खत्म नहीं करने जा रहा है, दे कैन नॉट अफोर्ड। लेकिन बाकी रिजर्वेशन कहां गया? बाकी खत्म कर देगा, उल्टा हो रहा है। अंबेडकर के जमाने में 10 साल के लिए था पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसी कांग्रेस सरकार ने, उसके बाद के सरकारों ने इसको कंटिन्यू किया, हर 10 साल पर रिन्यू होता है, आप देखते होंगे। ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम आप रिजर्वेशन रहे चाहे नहीं रहे, हमारे जात का नेता अगर मिनिस्टर बन गया तो उसी में खुश रहते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए मंत्री भाई, हमें राष्ट्रपति ही मत बनाओ। देश के जितने रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, ये चाहिए हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। इस देश को बनाने वाले कौन लोग हैं? मजदूर, किसान, कारीगर, यही लोग हैं। बड़े लोग तो सिर्फ मलाई खाते हैं। तो हिस्सेदारी चाहिए। ये कैसे है, इस बात में मैं गर्व क्यों करूं कि ह्यूमन इंडेक्स में भारत नीचे जा रहा है, भुखमरी में नीचे जा रहा है, जेंडर क्वेश्चन पे, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, वायलेंस है, सब खराब हो रहा है, मीडिया में नीचे जा रहा है। और अडानी अंबानी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता तो मैं खुश नहीं होता। मैं क्यों खुश हूं? डॉक्टर अंबेडकर की एक मैनिफेस्टो है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, कभी पढ़िएगा। वो डॉक्टर अंबेडकर का ओरिजिनल संविधान है अपना। अडानी अंबानी के पास पैसे आ रहे थे क्या, ऊपर से उनके पिताजी भेज रहे हैं क्या? हमारा आपका ही पैसा है। इसको नेशनलाइज करने का एजेंडा पे क्यों नहीं आ रहा है? इसको नेशनलाइज करो। इसको देश छोड़ना जाना जाओ, लेकिन करो, नेशनलाइज करो। इसको क्यों नहीं आ रहा है?
हमारी दिलचस्पी, जसल साहब चुनाव लड़ भी सकता हूं, मैं कोई अपॉलिटिकल नहीं हूं, लड़ भी सकता हूं, लेकिन चुनाव लड़ने से ज्यादा दिलचस्पी एजेंडा सेटिंग करने में है। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है ना। देखिए, यात्रा कभी अनपेड नहीं होता। अंबेडकर भी पद यात्रा करते थे, गांधी भी करते थे। अंबेडकर महान सत्याग्रह में उन्होंने किया था पद यात्रा, गांधी भी करते थे, ये भी कर रहे हैं। चलिए ना, 500 लोग चलते हैं, कहते हैं कि भाई ये हमारे 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दो विदेश पढ़ने का। एजेंडा क्या है बताओ? आरएसएस बीजेपी वाला आएगा तो पूछ लेना कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, हमारे नौकरी का क्या हुआ। हमारी दिलचस्पी एजेंडा सेटिंग करने में। अरे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, बहुत कुछ हो गया। पढ़ा ही रहा हूं, सैलरी मिल ही रही है। जसल साहब आके देखें, बड़ा सा घर भी है, नेता की तरह घर रहता भी हूं। देश दुनिया में लोग जानते ही है, इतना प्यार देते ही हैं। आते आते सुबह सुबह इतना बढ़िया पकौड़ा खिलाई है, और फिर पराठा भी खिलाए। तो अब क्या चाहिए? बहुत कुछ मिल गया। अब लड़ाई तो होगा, समाज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना, सोसाइटी के लिए लड़ना पड़ेगा, आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ना पड़ेगा। और चलते चलते एक बात कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं। आप आकर मेरे बच्चों से पूछिए, मैंने कहा पहला काम करना है कि इधर नौकरी नहीं करना है, छोड़ो। अब तुम बाकी जो नीचे जो पड़ेगा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसमें फंसना नहीं है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाओ, हार्वर्ड में जाने की तैयारी करो, बढ़िया हिस्टोरियन बन के आओ। अमर्त्य सेन हमारे समाज ने पैदा ही नहीं किया, समाज कैसे रूलर बनेंगे आप? तो जितने यहाँ समृद्ध लोग बैठे हुए, जिनके पास पैसे हैं, बेटा को बढ़ाइए, बेटा बेटी दोनों को, कि अंग्रेजी का साहित्यकार हो, हिस्टोरियन हो, उसको नोबेल प्राइज के लिए। ये सब सपने नहीं है क्या? सपने भी छोटा सा है। तो जिस समाज का सपना ही इतना छोटा है, वो कभी शासक जमात नहीं बन सकता। बच्चों को ड्रीम्स दिखाइए। इसी देखिए, डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी मां की नजर हाई कोर्ट के जज पे लगी रहती है, कुर्सी पे। और हम लोग जो है सीधे तैयारी करते हैं, क्लर्क बनाने की तैयारी करते हैं। तो बच्चों को ड्रीम दीजिए, उसको अंग्रेजी बढ़िया यूनिवर्सिटीज में। क्यों रोड से स्कॉलरशिप है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया, क्यों है? ये विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे रूलर बनाना वहां सिखाया जाता है। शासक जमात कैसे बनना है विश्वविद्यालयों में सिखलाया जाता है, दफ्तरों में नहीं सिखलाया जाता है। दफ्तरों में तो यस सर सिखलाया जाता है, यस सर। तो विडंबना यह है कि हमारा पूरा मिशन कौन लोग चला रहे हैं? जो लोग अब सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, अब 60 साल के बाद एनर्जी का लेवल कम होता है, तो हमारा मिशन रिटायर्ड लोग चला रहे हैं। हमें नौजवान फ्रेश चाहिए, एकदम 22 साल का लड़का। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिख सकते हो, सवाल खड़े कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, मंच में 1 घंटा बोल सकते हो जाकर। वैसा बच्चा घर में पैदा कीजिए। एक रतनलाल क्यों है, 1000 रतनलाल पैदा कीजिए। कहां बिहार से घर से भागा हुआ आदमी में एक बैग, दिल्ली में आके जैसे तैसे करके धक्का मुक्की मार के पढ़ाई कर ली। बचपन से विद्रोही रहा हूं, रिबेलियस रहा हूं, माता पिता की बात भी नहीं मानता था मैं। बोले आईएएस बनो, बोले नहीं बनेंगे, मेरे से नौकरी नहीं हो पाएगा सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठने का। बोले मास्टर बनो, इसमें ठीक है 2 क्लास लो, फ्री हो जाओ, उसके बाद किसी के अंडर में काम नहीं करता मैं किसी प्रधानमंत्री का भी के अंडर में काम नहीं, उनका मुलाजिम नहीं हूं मैं। क्लास लिया, उसके बाद आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ये फ्रीडम है हमारे यूनिवर्सिटी में। हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने ये चुना। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कीटाणु नहीं, एक बोलते ना कीटाणु, विद्रोह का एक कीटाणु होता है। और यकीन मानिए, इतना जो हम लोग हर हफ्ते भागते हैं, ट्रैवलिंग होता है, थकावट भी होती है, थकते भी हैं। 5 दिन कॉलेज में काम करो, छुट्टी शनिवार रविवार, और ये जो काम कर रहे हैं ना, इसका कीमत पर्सनल चुका रहे हैं, पर्सनल।
अभी 4 मुकदमे मेरे ऊपर हो दिल्ली हाई कोर्ट में। सिस्टम तो आपको ट्रैप करता है ना। अच्छा नहीं, पहले खरीदो, पहले खरीदो, नहीं बिका तो ट्रैप में लेता है। कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगा देगा, कभी कुछ लगा देगा। वो सब मेरे ऊपर हो चुका है। मैं एकदम बोला ना, वो इत्मीनान से रहता हूं। हम आ जाओ लड़ लेते हैं एक बार और। वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता हूं। वो खर्चे मेरे अपने जेब से होते हैं। अगर मैं चुप हो जाऊं, जितना एक्टिविज्म में चुप हो जाऊं, तो मुझे कौन क्या तंग करेगा? कोई नहीं कर सकता मुझे तंग। मैं जो चाहूंगा मिलेगा। 4 साल से मेरा प्रोफेसरशिप जो है वो ड्यू है। मेरे से जूनियर लोगों को बना दिया गया जो एक एक पन्ना लिखा है। 10 किताबें लिखकर, 14 रिसर्च पेपर पब्लिश करके, सैकड़ों लेक्चर देके, और तब भी मेरा रुका हुआ है। तो नरेंद्र मोदी सरकार रुकवाया होगा, क्योंकि उनकी भावना मैंने आहत की थी। तो फिर आ रहा हूं दिल्ली, फिर करता हूं भावना आहत। आ जाओ। 4 साल से छुट्टी भी मांग रहा हूं, सबैटिकल लीव फॉर राइटिंग ए बुक, नहीं मिले थी। कॉस्ट चुका रहा हूं ना, पर्सनल कॉस्ट चुका रहा हूं। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊं और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चले जाऊं। तो हाई कोर्ट का जज बनता, उसमें तो 5,000 रुपए तनख्वाह थे और रिटायरमेंट के बाद 1,000 पेंशन। लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना प्रेफर किया, क्योंकि वहां लोगों का काम ज्यादा वो कर सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर अगर अपने जीवन में चाहते, मैं अपने आप को बाबा साहब का बिगड़ा चला कहता हूं। बाबा साहब का बिगड़ा चला। हिस्ट्री थोड़ा पढ़ा इधर उधर ना, तो थोड़ा सा। डॉक्टर अंबेडकर जीवन में अगर बेईमानी किए होते तो पता नहीं दुनिया में कितनी प्रॉपर्टी होती उनकी। भाषण में उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन किया तो उसमें मैंने कोई करप्शन, मैंने नैतिक ग्राउंड पे, मोरल ग्राउंड पे मैंने रिजाइन किया, क्योंकि सरकार में ओबीसी के लिए काम नहीं हो रहा है। कश्मीर का इशू था, 4 इशू दिए थे। हिंदू कोड बिल था, फॉरेन पॉलिसी था। तो 4 इशू उन्होंने बताए थे। और चलते चलते इमारत फंड वाला एक पैराग्राफ आपको सुना देता हूं। उससे पता लगा कि आपने जो काम किया है कितना बड़ा काम किया है। ये भाषण का आखिरी पैराग्राफ है और 28 अक्टूबर 1951 लुधियाना में उन्होंने भाषण दिया। और ये सुना के मैं अब बंद करूंगा, आप लोगों को भूख लगी होगी। कह रहे हैं कि अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हजारों लोग पंजाब और उत्तर प्रदेश से, उन समय पंजाब बहुत डिस्टर्ब था बिकॉज ऑफ माइग्रेशन पार्टीशन, पंजाब और उत्तर प्रदेश से तथा अन्य दूर जगहों से अपनी शिकायतें रखने मेरे पास दिल्ली आते हैं। अपनी शिकायत रखने दिल्ली आते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि उन्हें जमींदारों द्वारा पीटा गया, जमींदारों ने पीटा। जब उन्होंने आवेदन दिया तो उनके फैसला उनके खिलाफ आया। मैं जानता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा हूं, तो फैसला कैसे आता है मुझे पता है। अभी भी 2-4 मुकदमा लड़ ही रहा हूं, लेकिन उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक हमारे भाई जम्मू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर सुसाइड कर लिया, प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए। तो हमने कहा कि हम लोग सुसाइड करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग थोड़ा दूसरे तरह के लोग हैं। अरे गौतम बुद्धा के लैंड से, उधर से, बिहार से आया हूं। थोड़े इधर उधर भागूंगा, टक्कर लूंगा, मुकाबला करूंगा, अकेले ही टक्कर लूंगा हैं? तो ये हाँ वही कह रहा हूं ना, सम्राट अशोक की भी है। बुद्धा उस धरती से आया हूं मैं। अकेले मैं गिरफ्तार हुआ था, जब निकला था आपने देखा था मेरे चेहरे पे शिकन थी, फोटो देखा था आपने, एकदम इनकलाब वाला मुद्रा था इसे, पोस्टर। रखो, कितना दिन रखोगे? अगर यही डरने होता तो फिर भगत सिंह ना होते। तो हम लोग तो उस परंपरा में है ना, भगत सिंह अम्बेडकर की परंपरा में सवाल तो खड़े करेंगे ही।
बहरहाल चलिए, तो कह रहे हैं कि ऐसी अनेक शिकायतें हैं, लेकिन मेरे लिए अकेले उन सब से निपटना पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग निराश होकर अपने घर लौटते हैं, वापस चले जाते हैं। इसलिए मैंने दिल्ली में एक भवन बनाने का निश्चय किया। दिल्ली में एक बिल्डिंग बनाना है और वहां एक वकील रखने का फैसला किया है। इसलिए मैंने कहा था ना कि वकील हमारे पास नहीं है। बढ़िया, वह एडवोकेट लोगों की शिकायतों की जांच करेगा, उन्हें उचित सलाह देगा। इस काम के लिए हमने पहले ही नई दिल्ली में एक जमीन खरीद लिया। वो जमीन कौन सा है मैं बता देता हूं। अभी जो अम्बेडकर भवन है ना झांसी रानी रोड पे, वही जमीन है। और पहले उस रोड का नाम म्यूटनी रोड था। जो झांसी रानी रोड है उसका नाम म्यूटनी रोड था। और उस जमीन पर एक हम भवन बनाना चाहते हैं जो फेडरेशन का मेन हेड ऑफिस होगा। वहां बाहर से आए लोगों का स्वागत किया जाएगा और उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। हमारे पास यह भवन बनाने के लिए धन नहीं है, जबकि यह बहुत जरूरी काम है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने साधनों के अनुसार कुछ अंशदान, आपका बेटा 1,61,000 दिया ना, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देना, थोड़ा कुछ अंशदान अवश्य करें, पैसा चंदा दें। इस प्रकार हम अपना प्रपोजल पूरा करने में कामयाब होंगे। बाबा तुलादास भवन के लिए धन जमा करने के लिए पूरे पंजाब का दौरा करेंगे। बाबा तुलादास भवन कहीं है, यहाँ पंजाब में है, मुझे आइडिया दीजिए उनके बारे में कुछ। वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, यही लुधियाना में, कि बाबा तुलादास भवन के लिए धन जमा करने के लिए पूरे पंजाब का दौरा करेंगे। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस महान लक्ष्य के लिए उदारता पूर्वक दान दीजिए, लिबरल होकर डोनेशन करिए। ये भवन क्यों डॉक्टर अंबेडकर बना रहे थे? हमारे लोगों के पास रहने के लिए जगह ही नहीं थी, बात करने के लिए जगह ही नहीं थी, हॉस्टल में जगह ही नहीं देता था। ये बहुत रिसेंट टाइम तक रहा है, बहुत रिसेंट टाइम तक। इसलिए आप लोगों ने जो एक काम किया है शानदार, और आप लोग जो है पैसा नहीं लगता अंबेडकर नामा देखने का, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना के डाल दूंगा। शुक्रिया, जय भीम।